हाय। नमस्कार मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर एंड बीई होल्डर इंजीनियर्स और जो भी जॉब में हैं शुरुआती तौर पे उन सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में मैं आगे इस सिलसिले पे जाना चाह रहा हूँ कि ये मेरा टाइटल रहेगा लगभग इस हिसाब से कि आपको जॉब सिलेक्शन कैसे करना है जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के स्टेज में हैं, तो आपको जॉब किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मैं साइंस ग्रेजुएट और जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं दोनों के लिए मैं बात करूंगा। कॉमर्शियल इस पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसका मुझे ज़्यादातर आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर साइंस और जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं दोनों के लिए मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे ही बात करूँगा। तो जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं तो मोस्टली आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट में कैंपस इंटरव्यू का अरेंजमेंट वगैरह करती हैं बहुत सारे कॉलेज। कुछ कॉलेजेस में नहीं होता होगा, तो बीई या इधर आपकी इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएट होने के बाद आप सेल्फ जॉब ट्राई करें, इधर कंसल्टेंसी के थ्रू कांटेक्ट करें, इधर आपका कोई पुराना कोई जो सीनियर्स होंगे उनके रेफरेंस के थ्रू भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं, इधर उसे कैच कर सकते हैं। अब चलिए फाइनल ईयर में जब आप होते हैं तब आपको करना क्या रहता है। फाइनल ईयर में जब आप होते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको किस सेक्टर में जाना है। सेक्टर का डिसीजन बहुत जल्दी ही ले लेना चाहिए, फाइनल ईयर ख़त्म होने के पहले ही आप सोच लीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग होने के बाद आपको उन सब बारे में सोचने के लिए वक्त बहुत चला जाएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जब आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हो, इधर आप बीएससी एमएससी के फाइनल ईयर में हो, तो आप अपनी जॉब सर्च करना प्रारंभ कर दें। मतलब कंप्लीशन से जस्ट ये कहिए कि 4 से 6 महीने पहले आप स्टार्ट कर दीजिए। तो उसमें आपको जो भी बेसिक रिसोर्सेस हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी जॉब पोस्टिंग होती रहती है, बहुत सारे यूट्यूब के लोग भी उस पर जॉब पोस्टिंग करते हैं। लिंक्डइन है, इंडीड है, नौकरी.com है। चलिए नौकरी.com पे फ्रेशर्स के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं, तो आप देखने जाएँ तो शाइन पे, इंडीड पे कुछ कुछ मिल जाते हैं। और लिंक्डइन पे तो और भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि लिंक्डइन पे अभी मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी समय से कि बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग जो है, एचआर जो प्रोफेशनल है, वो लोग उनके यहाँ पे इफ़ दे आर हायरिंग फॉर फ्रेशर्स दे आर पोस्टिंग द न्यूज़ ऑन द सेम टाइम। सो थ्रू द लिंक्डइन इट इज़ वेरी इजी टू गेट द जॉब फॉर फ्रेशर। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी प्लेटफॉर्म। यू हैव टू क्रिएट योर आईडीज़ ऑन अ लिंक्डइन और उस पर बने रहिए, आप देखते रहिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जितने भी फ्रेशर्स हैं या जो न्यू जॉब सर्च में हैं उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगा वहाँ से। अब करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप पकड़ लीजिए, जैसे कि मैकेनिकल से ही चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप जैसे ही डिप्लोमा के बाद आपको जॉब करने का डिसीजन हो, चाहे बीई के बाद हो, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो 4 से 6 महीने पहले आप अपने निर्णय ले लीजिए कि आपको किस सेक्टर में रुचि है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इम्पोर्टेंस लगता है आपको कि आप ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हैं, आपकी रुचि ऑटोमोबाइल में है, और आपने अपने प्रोजेक्ट, सेमिनार या जो भी पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह अगर कुछ भी आपने किया हुआ है अपने करिकुलम में, तो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ट्राई कीजिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत है इंडिया में, काफ़ी हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हैं, रेगुलर पे भी हैं, पार्ट टाइम पे भी हैं। काफ़ी जॉब है और उससे रिलेटेड मल्टीपल बिजनेस भी हैं ऑटो सेक्टर में। तो आप कोई भी चॉइस कीजिए और आप एक बार उसे ट्राई ज़रूर कीजिए, लेकिन इस चीज़ का खासा ध्यान रखिए कि आप पहले उसकी अच्छे से स्टडी और उसकी एनालिसिस कर लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए, रिसोर्सेज देख लीजिए, और जहाँ तक हो सके किसी अच्छे जानकार लोगों के कंसल्टेंस में भी हो लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कन्फ्यूज़न क्या होता है कि कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स लोगों को कि वो मैकेनिकल कर लेते हैं, बट मैकेनिकल के बाद कई बार मैंने देखा है कि लोग एक अनदर ही फील्ड में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें उस रेस के बारे में पता नहीं है। रेस कैसे क्रिएट होती है लोगों के बीच में? जस्ट सैलरी को लेकर के होती है कि भाई इसमें बहुत ग्रोथ है, इसमें अच्छा पैसा है, इसमें ये है। अरे ये कौन निर्णय लेने वाला है कि पैसा किस में किस में नहीं है? ठीक है, आज चलो सपोज करो कि मेरा कोई फ्रेंड है, अब वो 2 लाख कमा रहा है, ठीक है। सपोज करो मैं भी बी करके निकला, वो भी बी करके निकला। अब वो सपोज करो कि 5 साल के बाद वो कुछ 1.5 लाख सैलरी है, उसकी 1 लाख है। मैं सोचूं मेरी 50,000 है,
तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, उसमें मल्टीपल फैक्टर आपको कंपेयर करते हैं, मल्टीपल फैक्टर मैटर करते हैं, लोकेलिटी मैटर करती है, आपका जॉब लोकेशन मैटर करता है, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, किस कंडीशन में कर रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, बहुत सारी मैटर आपको वहाँ पे मैटर करती है। तो बस कहना यही है मुझे कि इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रख लिया। मेरे कुछ वीडियोस में मैंने कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्शन के तौर पे बताई भी है आपको, खास करके इंटरव्यू से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, फिर किस सेक्टर के क्या एडवांटेज है, किस क्या डिसएडवांटेज है, उसमें इंजीनियरिंग की लाइफ कैसी, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने वो अलग अलग सेक्टरों के बारे में बताया है, उनकी सैलरी बताई हुई है। तो सैलरी के डिसीजन पे तो जॉब न चॉइस करें, उल्टा जहाँ तक हो सके पहले आप अच्छे से उसका रिव्यू कर लीजिए, उसके बारे में देख लीजिए, लोगों से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपने निर्णय को लीजिए। तो अब मैं वापस उसी जगह पे जा रहा हूँ कि मैकेनिकल। अभी से मैकेनिकल से अगर आपको ऑटो सेक्टर में है तो आप ऑटो सेक्टर से रिलेटेड आप स्क्रिप्ट, उसके मैगजीन, उससे रिलेटेड सोशल मीडियाज़ को आप देखना चालू कीजिए। कहाँ कहाँ पर इंटरव्यू के शेड्यूल आ रहे हैं आप उनको अटेंड कीजिए। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए एक चीज़ काफ़ी ध्यान रखिए कि आपको जब जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड जो आप मेल आईडी, जो उनकी वेबसाइट लिंक होती है जहाँ पे आप अप्लाई किए रहते हैं, आप अपने मेल को डेली सर्फिंग में रखिए, डेली आप उसे चेक करते रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनकी तरफ से कुछ रिस्पांस आया रहता है, लेकिन क्या है कि हम मेल चेक नहीं किए रहते हैं और वो ओवरड्यू होके निकल जाता है। तो कई बार मैंने कईयों को देखा है कि मेल आते तो हैं लेकिन ओवरड्यू हो जाते हैं, बाद में कांटेक्ट करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता वहाँ पे। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और जब आप निर्णय लेते हैं तो मार्केट एनालिसिस कीजिए, एक बार देखिए उसे कि कौन से सेक्टर में कहाँ पे कैसे है। अगर आप ऑटो सेक्टर चॉइस करते हैं तो ऑटो सेक्टर में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल में आप देखने जाए तो काफ़ी बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे होंडई है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है। तो ये सब काफ़ी बड़े स्केल पे हैं, काफ़ी बड़े, मतलब इनका ये है, एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी से, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, काफ़ी बड़े स्केल पे इनका काम होता है और काफ़ी हैवी मास प्रोडक्शन भी है। उसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो और भी मिडिल स्केल की कंपनी है, फिर और नीचे जाएंगे तो लो वॉल्यूम के भी ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं। उसके और नीचे आप जाएंगे तो ऑटोमोबाइल्स की जो इंडिविजुअल पार्ट्स बनाने वाली भी बहुत सारे, क्योंकि अगर आप एग्जांपल में महिंद्रा का लूँ तो महिंद्रा 100% उसके फोर व्हीलर के सारे पार्ट्स वो खुद नहीं बनाते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो वो किसी सब कॉन्ट्रैक्टिंग यानी थर्ड पार्टी से लेते हैं। थर्ड पार्टी मतलब क्या होती है, जैसे कि मैं सपोज करो महिंद्रा का ये मतलब उसका मेरा प्लांट है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि चलो बॉडी का डिज़ाइन किया, चेसिस का डिज़ाइन किया, इन सब चीज़ों का डिज़ाइन कर लिया, लेकिन जैसे सपोज सीट लेनी है तो सीट लेने के लिए सपोज अगर मैं नहीं बना रहा तो मैं मार्केट में कंपनी ये देखती है कि सीट बनाने वाली कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, तो वो उनसे जा कर के डील करते हैं। फिर व्हील टायर बनाने वाली कंपनी, तो जैसे टायर बनाने के लिए अपोलो टायर है, गुडियर टायर है या ब्रिस्टोन है, तो वो टायर वगैरह उनसे लेते हैं। तो इस तरह से आप अगर देखने जाए ना तो किसी एक पर्टिकुलर इस तरह के डिज़ाइंस में कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी से भी ली जाती है। 100% कोई हर चीज़ प्रोडक्ट नहीं करता है, रेयरली कोई करता हो तो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे पार्ट्स आपको सब कॉन्ट्रैक्टेड के थ्रू लेते ही लेते हैं लोग। तो इस तरीके से भी होती है। तो आप उसके और नीचे जाएंगे तो आपको थर्ड पार्टी बिजनेस, थर्ड पार्टी की जॉब, या जो उस तरह के मोल्डिंग कास्टिंग वगैरह करते हैं, या मतलब मडगास्कर की जो डिज़ाइन होती है जो यू शेप में, राउंड शेप में होती है, तो वो मोल्डिंग बनाने वाली भी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मोल्डिंग इंडस्ट्रीज़ एक अलग ही फील्ड है, वहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग आजकल बहुत पॉपुलर चले जा रहा है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कास्टिंग है, डाई डिज़ाइन है, ये सब में भी जॉब होती हैं। तो अगर आपने एक ऑटो सेक्टर अगर सिलेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड जितने भी उनके सर्कल में आते हैं, खुद एक कंपनी हो गई जो मेन ऑटोमोबाइल का डीलर हो गया, जैसे जो कार बना रहा है, लेकिन कार बनाने के साथ साथ वो किन और थर्ड पार्टियों के थ्रू आप कितने मटेरियल वो ले रहा है, कितनी इन्वेंट्री वहाँ से मेंटेन कर रहा है, किन किन लोगों से और जुड़ा हुआ है, उसकी एक कंप्लीट गाड़ी बनने तक उसमें कम से कम 10 डीलर्स होंगे, 10 और अदर इंडस्ट्रीज होगी जो उनके साथ उनके असेंबली में काम करके सपोर्ट करती है, बिकॉज वो भी एक टाइप का बिजनेस ही है। ठीक है, तो आप अगर आप ऑटो सेक्टर डिसाइड किए हो तो आपको इन सभी चीज़ों के थ्रू जाने चाहिए। सैलरी देख करके जॉब का निर्णय लेने, जिनका जैसा टैलेंट है वैसी उनको जॉब मिलती है, तो उसमें होपलेस नहीं होना, अपने को होपलेस होना ही नहीं है। ठीक है, चलो मान लो एग्जांपल लिया महिंद्रा का, महिंद्रा में नहीं मिला तो क्या मतलब जॉब नहीं करना है, ऐसा नहीं, ऑटो सेक्टर छोड़ देना है, नहीं।
महिंद्रा में नहीं मिला है। तो अब आप देखिए कि महिंद्रा के सब्सिडियरी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो महिंद्रा को अदर चीज़ों की सप्लाई करती हैं, जैसे सीट बनाने वाली कंपनी होगी, बेरिंग देने वाली कंपनी होती है, चेन ड्राइव की कंपनी अलग होगी, इंजन देने वाली कंपनी होगी कोई, जो चलो इंजन तो मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खुद बनाती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें क्या करते हैं वो डाई डिज़ाइन के थ्रू किसी और से भी कुछ इंजन के कुछ पार्ट्स वगैरह ले लेते हैं, जो कि वो असेंबली के काम आती है उनको। वो हो गया है। हो सकता है क्लच प्लेट किसी और इंडस्ट्रीज का आता हो, मडगास्कर है, ये सब डिज़ाइन है, बोनट के डिज़ाइन वगैरह चलो खुद कर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ पार्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे के रखते हैं। तो आप अगर हाई सैलरी की जॉब न मिली हो फिर भी आपको ऑटो सेक्टर में रहना है, तो आप उन इंडस्ट्रियों को भी कांटेक्ट कीजिए, उन्हें भी गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं किसी बड़े इंडस्ट्री के अंडर में, तो आप उनमें भी अपनी जॉब ले सकते हैं। 10 रुपया कम ही सैलरी होगी, लेकिन ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जॉब होगी। तो फ्यूचर में ये फ़ायदा होगा कि आप अगर उन सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों में काम किए रहोगे तो हो सकता है इन फ्यूचर में आपको जो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स हैं आप इनमें ट्राई कर सकते हैं, इसमें आपको जॉब मिल भी सकती है। तो ये तो रहा सिर्फ ऑटो सेक्टर का। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही पावर सेक्टर है, ऐसे ही हेल्थ केयर सेक्टर है, ग्लास सेक्टर है, काफ़ी सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनके पास सब कॉन्ट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज़ भी होती है। अभी अगर फार्मास्यूटिकल केमिकल्स की बात करूं तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको पता है कि लोग दवाइयां बनाते हैं, लेकिन दवाइयां बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो बहुत सारे बीच बीच में इंटरमीडिएट स्टेज पे बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वही हेल्थ केयर उन मटेरियलों को ही बनाता है, नहीं। वो क्या करते हैं, उनके अदर जो मटेरियल्स हैं जो इंटरमीडिएट्स उनको बीच बीच में लगते हैं, तो वो किसी थर्ड पार्टी से आती है, चाइना की इंडस्ट्री से आती होगी, या यूरोपियन की किसी इंडस्ट्री से आती होगा, या इंडिया में ही किसी और दूसरी इंडस्ट्री से वो मटेरियल लेते हैं। तो हेल्थ केयर में जिनको है तो वो उन सब कॉन्ट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज़ को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी जॉब ले सकते हैं। बट वो इट्स अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। तो इस तरह से ग्लास मशीन, ग्लास हो गई, कोई हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, भेल है, फिर एल एन टीज़ हैं। एल एन टी में भी देखिए, मैं जब जॉब करता था तो वहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें तो एल एन टी खुद बना लेती है, लेकिन कुछ चीज़ें जब उनके पास ओवरलोड होती है या जो उनके पास रिसोर्सेस नहीं है तो वो तो ऑर्डर तो ले लेते हैं कस्टमर से, बट 80% काम 70 खुद करेंगे, लेकिन 30% वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग यानी थर्ड पार्टी से किसी से करवा के ले लेते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ बना के दे दो, हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा एक्सपांशन है कि ये सब हर चीज़ों को हम नहीं रख सकते। तो वो क्या करते हैं, जो मीडियम एवरेज के पार्ट्स हैं या जो मिडिल टाइप के पार्ट्स हैं वो उन थर्ड पार्टी से लेते हैं। तो आप उन थर्ड पार्टी के भी इंडस्ट्री में जाके आप काम कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। तो मेरा खाली कहना ही, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है तो मैं अभी ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा। मैंने सिर्फ ये एक जेनरिक एक आइडियाज़ दिया आपको कि इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हैं जो आप सिर्फ एक पकड़ के मत चलिए एक ऑटो सेक्टर यानी बस खाली ऑटोमोबाइल वाली कंपनी पकड़ लो, नहीं, उसके अलावा भी उनसे कनेक्टेड सब्सिडियरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आप उसमें भी जॉब ट्राई कर सकते हैं। और नहीं तो बिजनेस तो बहुत मास स्केल में मिल जाता है ऑटो सेक्टर में, उसमें तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है ऑटो सेक्टर की, आप उसमें जाके देखिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जॉब और उनकी बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पे आज खाली मैं मुझे जनरल इन्फ्यूज़न देना था स्टूडेंट्स को कि अनवांटेड कन्फ्यूज़न, अनवांटेड ये सब ना करें, बेहतर तरीके से जाएं, रिसोर्सेज से जाएं और एक फिक्स पाथ के थ्रू चले तो आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ और ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मेन थीम थी वो मैंने आपको बता दिया, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है और उस हिसाब से चलना है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे यूट्यूब में मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप आइए 9054661285 पे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। गुड नाइट मेरे दोस्तों, गुड नाइट मेरे स्टूडेंट्स, डिप्लोमा होल्डर, सारे बी होल्डर जो भी जॉब में जाने वाले हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, गुड नाइट, फिर मिलेंगे।